हेलो, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं, हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण चैप्टर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो भी हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक एरोमेटिक होती हैं और एक होती हैं एलिफेटिक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। आप जो है नोट्स बना सकते हैं या देख सकते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बात आती है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या हैं? ऐसे यौगिक जिनमें ये वाला क्रियात्मक समूह पाया जाता है। कौन से रूप में? यानी ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे सिंगल बॉन्ड सी और सी से क्या जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड करके O, और उनमें क्या जुड़ा होता है, OH। ये वाला जो क्रियात्मक समूह, यानी ऐसे करके जिसमें जो समूह पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। समझ गए? ये वाले जो हैं उनमें क्या है, वो क्या कहलाते हैं? आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और इनमें जो क्रियात्मक समूह है वो क्या पाया जाता है? इनमें क्रियात्मक समूह बनके तैयार होता है COOH। क्या बनके तैयार होता है? COOH। अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें लास्ट में क्या नजर आता है आपको? COOH नजर आता है। और जो COOH की संरचना है, वो COOH की संरचना किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और OH करके लगा होता है। और यही क्या कहलाता है? COOH कहलाता है। और COOH जो है वो क्या है? एकल संयोजी है और श्रृंखला के अंत में पाया जाता है। और इनको ही हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है वे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो वैसे क्या होता है? RCOOH होता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक चीज समझने का प्रयास करना है। क्या? कि इनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र मैंने हर किसी का बताया कि इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 COOH इनका सामान्य सूत्र होता है। अर्थात अगर कार्बन इसमें N है तो हाइड्रोजन N के 2 गुने से 1 अधिक होगा। और पीछे क्या लिखा होता है? COOH लगा होता है। अब आगे बात ये आती है कि इनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH क्या होगा? इसमें क्रियात्मक समूह होगा। और अब ये बात ये आती है कि क्रियात्मक समूह इसमें होने के आधार पर, यानी कोई भी यौगिक है उसमें COOH 1 है, 2 है या 3 है। अगर मान लीजिए उसमें एक COOH है तो वो कौन सा होता है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी कंपाउंड में, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल एक COOH है तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर किसी में 2 COOH है, यहाँ पे कंपाउंड देखिए आप, CH2COOH और सिंगल बॉन्ड से ये C ऐसे करके जुड़ा है और यहाँ पे CH2COOH लिखा हुआ है, और तो ये कौन सा हो गया? आपका डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आके आपने देखा कितने COOH लगे हुए हैं? इसमें 3 COOH लगे हुए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 1, 2, 3 क्रियात्मक समूह होने के आधार पर इनको हम मोनो, डाई, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके आधार पर? COOH के आधार पर कि इसमें कितने COOH लगे हुए हैं, ये आप अच्छे से समझ गए हैं। अब बात ये आती है कि हमारे सिलेबस में अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कौन से? केवल मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी हमें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल से कोई भी लेना देना अभी इस वीडियो में हमारा नहीं है। हमारा जो है वो सिर्फ किससे है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल से है। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है क्या? CH3COOH। इसका नाम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, और आप जानते भी होंगे क्या होगा?
एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है। अब ये एसिटिक अम्ल CH3COOH जो है, अभी एसिटिक अम्ल है, इसमें कितने क्रियात्मक समूह COOH? केवल एक। तो क्या है ये? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा आगे की, हम जो बात करेंगे वो क्या करेंगे? केवल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में जो हमारा ये चलेगा वो क्या होते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं? RCOOH वाले होते हैं, अर्थात जिनमें COOH से क्या जुड़ा होता है? केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। यानी एल्किल समूह से अगर क्या जुड़ा हुआ है? COOH जुड़ा है, वो भी कितना? एक। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं वसा अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का दूसरा नाम क्या होता है? वसा अम्ल भी होता है। क्या होता है? वसा अम्ल भी होता है। ये जो जानकारियां मैं आपको देता हूं ये सामान्य परिचय है, और ये क्या है, आप जो है वहां एग्जाम में प्रारंभ में अगर मान लो बनवाने के लिए आता है, लिखवाने के लिए आता है, तो आप नोट करके लिख सकते हैं या जानकारी के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारी जो प्रारंभ की होती है काफी महत्वपूर्ण है, जानने के लिए जरूरी है, आपको सीखना भी चाहिए, और आपका कंसेप्ट बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये बातें। नहीं तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। बाकी जो रिएक्शंस हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, जो एग्जाम का प्रिपरेशन है, आप उसे सेल्फ स्टडी से ही करेंगे, और करते भी हैं, और करना ही होता है। लेकिन हम सिर्फ आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं? आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम क्या कहते हैं? वसा अम्ल कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर उठ रही होगी कि इनको वसा अम्ल क्यों कहते हैं? वसा अम्ल हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वसा अम्ल इनके जो उच्च सदस्य हैं, उच्च सदस्य का मतलब इसका एक सदस्य है C15H31 COOH, ये एक सदस्य है इसका। इसको हम क्या कहते हैं? पॉमेटिक अम्ल कहते हैं। क्या नाम है इसका? पॉमेटिक अम्ल। इसके उच्च सदस्य हैं C15H31 COOH, एक होता है C17H35 COOH। ये वाले जो इसके उच्च सदस्य हैं, आप देख रहे हैं दोनों में ही COOH है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। ये वसाओं से प्राप्त किए गए, इनके जो हायर हैं, मान लो इनके बहुत बड़े भाई, समझ सकते हैं आप कि इनके जो बड़े भाई हैं वो किससे प्राप्त किए गए थे? वसाओं से प्राप्त किए गए थे। इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम वसा अम्ल कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? वसा अम्ल कहते हैं कि इनको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को, ठीक है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए जिनमें COOH होता है। COOH वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो COOH है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, और इनका सामान्य सूत्र ऐसे RCOOH होता है, या फिर ये समझ सकते हैं आप, है ना, ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम नामकरण पर। जरा बोर्ड की राइट साइड में इधर जो नामकरण का लिखा हुआ है उस पे बात कर लेते हैं कि इनके नामकरण क्या होते हैं, ठीक है। बाकी सब इरेज करता हूं मैं यहाँ पे, अब आप समझ गए हैं। बात आती है नामकरण की कि इनका नामकरण क्या होता है। सबसे पहली बात तो इनके साधारण नाम, और दूसरी बात आती है इनके IUPAC नाम। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इनके जो साधारण नाम है, कौन से नाम है? साधारण नाम। साधारण नाम जो प्रारंभ के सदस्य हैं, प्रारंभ के सदस्य का समझते हैं, सजातीय श्रेणी तो समझते हैं जिनमें समान क्रियात्मक समूह है, और उनको क्या है, हमने उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लगा दिया है, सजा दिया है, वो है। तो साधारण नाम की बात करते हैं कि साधारण नाम क्या है। तो साधारण नाम क्या होते हैं, इनके कैसे रखे जाते हैं? इनके साधारण नाम जो हैं स्रोत के आधार पर रखे जाते हैं। साधारण नाम किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर, यानी कि कौन सा अम्ल कहाँ से प्राप्त हुआ है। किसी भी अम्ल का स्रोत क्या है, यानी कि किस चीज से प्राप्त किया गया है, उस चीज के आधार पे हम इसका क्या है, नामकरण करते हैं। और बात आती है IUPAC नाम की। IUPAC नाम बता देता हूं मैं आपको। तो इनके जो IUPAC नाम हैं वो क्या होते हैं? इनके एल्केनों के क्या मान करके? कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न मान के। एल्केन का क्या मानते हैं? कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न, यानी एल्केन में से क्या बन गया है? एल्केन क्या होती है? CH4 क्या है? आपकी एक एल्केन है, और इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया और उसकी जगह पे क्या लग गया? COOH लग गया। क्या लग गया? COOH लग गया, CH3COOH लग गया ना। अब तो ये वही चीज है कि इसमें से जो मेथेन थी, एल्केन थी, उसमें COOH समूह लग गया है। तो यही चीज क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन चुकी है, और यही कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
तो इस तरीके से इनके जो IUPAC नाम है वो क्या होते हैं, इनका IUPAC नाम आप सीधी भाषा में याद रखिए, एल्केनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एल्केनोइक अम्ल। आपके नोट्स में लिखा है। और दूसरी बात आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? एल्केनोइक अम्ल, अर्थात जो संगत एल्केन है, इनसे जो एल्केन बनती है उसमें पीछे आपको क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल जोड़ने पर इसका IUPAC नाम बनके तैयार हो जाता है। दूसरा, एल्केन ओइक अम्ल याद कर पाएंगे तो ऐसे है, नहीं तो आप क्या है, एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो नाम बन जाएगा। एल्क की जगह पर आपको सिर्फ क्या करना है? कार्बन परमाणु की संख्या लगानी है। अब इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात आपके लिए अब रही नहीं है। ओके ना? साधारण नाम, इनकी जरा विशेष बात आती है कि साधारण नाम जो है वो किसके आधार पर रखे गए हैं? स्रोत के आधार पर। जरा इधर देख लेते हैं। तो IUPAC नाम, पहले हमारा सामने एक सदस्य है HCOOH, ठीक है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, वो भी कौन सा? साधारण। और IUPAC नाम, कार्बन कितना है इसमें? गिनना जरा, एक ही कार्बन नजर आ रहा है ना। COOH में जो कार्बन होता है उसको भी ऐड करते हैं, ऐसा मत करना कि COOH वाला ऐड नहीं किया है और फिर नाम लिख रहे हैं। COOH वाला भी, जितने भी कार्बन दिखेंगे सब ऐड होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितना? एक है, तो एक को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। नाम क्या है? एल्केनोइक अम्ल। तो यहाँ पे एल्क की जगह पे मेथ रखो तो क्या नाम बन गया? मेथेनोइक अम्ल बन गया। तो आप समझ गए कि इसका नाम क्या बन के तैयार होगा? मेथेनोइक अम्ल बन के तैयार हो जाता है। ओके, अब बात ये आती है कि इसका साधारण नाम जो है वो फार्मिक अम्ल है। साधारण नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल क्यों कहते हैं इसको? तो HCOOH है, इसको हम क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। तो मैंने बताया कि ये स्रोत के आधार पे रखे गए हैं कि ये सबसे पहले किस चीज से प्राप्त किया गया था। तो ये जो अम्ल है ना, ये सबसे पहले लाल चींटियों का आसवन करके प्राप्त किया गया था। लाल चींटी जानते हैं? लाल चींटी का आसवन करके, लाल चींटी का आसवन, लाल चींटी का आसवन किया था। लाल चींटी ना देखी, काट लेगी ना जब पता चलेगा। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि काटे। लाल चींटी में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है ना, तो उनका आसवन करके इसको प्राप्त किया गया था। तो लाल चींटी का आसवन करके प्राप्त किया गया था। तो लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में लाल चींटी को क्या कहते हैं? फार्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिका कहते हैं। ठीक है, लाल चींटी को क्या कहते हैं लैटिन भाषा में? फार्मिका। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फार्मिक अम्ल पड़ा, क्योंकि ये पहले लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया था। ओके, समझ गए ना? हाँ, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम किस पे? एसिटिक अम्ल पे आ जाते हैं कि इस वाले को, अब दूसरा वाला जो सदस्य है CH3COOH, इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। अब आप बोलेंगे एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, तो ये जो एसिटिक अम्ल है किस में पाया जाता है? पता है आपको किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सिरके में। किसमें पाया जाता है? सिरके में, है ना। जब सिरके में पाया जाता है, अब सिरका को क्या कहते हैं? सिरका होता है विनेगर। क्या होता है? विनेगर। ठीक है, और विनेगर को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ACTEO, एसीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटो। तो एसीटो कहने के कारण इसका नाम क्या बन के तैयार हो गया? एसिटिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एसीटो का अम्ल, यानी एसीटो का अम्ल। चींटी में पाया गया इसलिए फार्मिका का अम्ल यानी फार्मिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके नाम रखे गए। अब आप कहेंगे नीचे वाले का क्या चक्कर है? तो भाई वो ऊपर वाले तो रखे गए उसके आधार पे, स्रोत के आधार पे। नीचे वालों के स्रोत नहीं पता थे, तो वो किसके आधार पे रख दिए गए? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कि इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपियोनिक अम्ल। इसमें 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटीरिक अम्ल। इसमें देखो ये वाला जो है, आप नीचे वाला ये देखेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और ऐसे वोल्ट वाइज लगा होता है। तो ये कौन से होते हैं? 2 डिग्री होते हैं, द्वितीयक होते हैं। ठीक है, इसमें COOH उससे कार्बन से जुड़ा होता है, उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें कार्बन से क्या, उस कार्बन से जिससे कि 2 एल्किल समूह। तो इस कार्बन से 2 एल्किल समूह लगे हैं, इसलिए ये हो गया आपका आइसोब्यूटेरिक अम्ल। क्या हो गया? आइसोब्यूटेरिक अम्ल हो गया। IUPAC नाम देख लो, इसके IUPAC नाम क्या है? वही 1 2 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। एल्केनोइक अम्ल होता है 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। इस वाले का झंझट थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है? CH3 लिखा हुआ है यू करके, CH लिखा हुआ है यू करके, और क्या लगा हुआ है? COOH।
अब ये CH3 यहाँ पे 2 थे, अब CH3 इस कार्बन की तो संयोजकता 4 हो रही है, क्योंकि एक 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ गए हैं, एक इधर जुड़ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, और एक बॉन्ड किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो इससे तो CH3 जुड़ेगा नहीं, CH3 जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ पे लटक गया CH3, नीचे। वो मैंने आपको कक्षा 11 में सिखाया था ना, याद है कुछ कक्षा 11 की बातें, याद ना होंगी है ना, बदल गए हैं, पुरानी बातें हैं। CH3 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है COOH है। आप कार्बन संख्या का अंकन कीजिए, इधर से अंकन करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। मैंने बताया था आपको कि पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे लगा है, तो क्या हो गया 2 मेथिल, और फिर क्या हो गया प्रोपेनोइक अम्ल, तो क्या हो गया 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल हो गया है। इस तरीके से क्या है इनके IUPAC नाम वगैरह हम रख देते हैं। तो क्लियर हो गया पूरा ना। चलिए अब बात आती है इनको बनाने की, इनके बनाने की सामान्य विधियों की। अभी यहाँ पे संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं और उन्हें बनाने की विधियां हैं। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो भी हमने पढ़े, उनमें बनाने की विधियां की, इन्हें बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं। तो यहाँ पे 5 विधियां हैं, आप इन्हें किसी भी तरीके से 4 तो कम से कम याद कर ही लें, कैसे भी करें, बोझ ना बनाएं, रिवाइज करें, थोड़ा याद कर लिया फिर रिवाइज कर लिया, याद कर लिया रिवाइज कर लिया, ऐसे ऐसे करके कर पाएंगे। सबसे पहली विधि है यहाँ पे बनाने की एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा। अगर हम एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण, देखो ये जो रिएक्शन है मैं यहाँ पे बहुत संक्षिप्त लिखता हूँ, पूरा डिटेल्स नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो नोट्स में है। यहाँ पे है RCHO, फिर ऊपर लिखा हुआ है Na2Cr2O7 और H2SO4, और यहाँ पे RCOOH लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वो लिखा हुआ है। समझिए कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे RCHO, जिनमें CHO होता है वो क्या होते हैं, वो आपके एल्डिहाइड होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड। इधर आपका प्रोडक्ट में क्या लग रहा है, COOH लग रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कि एल्डिहाइड से क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। अब बन कैसे गया, क्या क्या उसमें हमने चीजें लगाई, कैसे करके बनाया, तो इस पे लिख रहा है Na2Cr2O7 और H2SO4। तो ये Na2Cr2O7 क्या है, पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट है, और H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट कहेंगे। और नीचे क्या लग रहा है, O लग रहा है, वो भी नवजातो। तो इसका मतलब है कि नवजातो है, तो इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं, इतना याद करना है हमें, ठीक है। वो हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब बात यह है कि किसके द्वारा करना है, Na2Cr2O7 H2SO4 सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 इसके द्वारा करना है, ठीक है। जब इसके द्वारा हम कर देंगे तो क्या होगा, फिर आपके लिए चीज बन जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है CH3CHO, क्या लिखा हुआ है नीचे, CH3CHO, वही चीज है, सेम टू सेम लगाई गई है। बस R की जगह पर आपको क्या लगाना है, CH3 लगाना है। एक चीज याद रखनी है आपको, या तो ऊपर वाला याद कर लीजिए कि RCHO, और ये वाला चीज लगाने के बाद RCOOH बन गया, तो R की जगह पे क्या लगा दीजिए, CH3 लगा दो, तो या फिर C2H5 लगा दो, तो आपके सामने क्या है, जो चीज बनानी है वो बन जाएगी। सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा COOH, क्या हो जाएगा COOH, ठीक है। तो CH3CHO ये क्या है आपका एसीटेल्डिहाइड है, क्या है ये एसीटेल्डिहाइड, और एसीटेल्डिहाइड का सोडियम डाइक्रोमेट और अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्या मिल गया आपको, एसीटिक अम्ल बन गया, क्या बन गया, एसीटिक अम्ल। तो क्या समझ में आया कि अगर एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कर दें हम किसके द्वारा, सोडियम डाइक्रोमेट और अम्ल के द्वारा, तो क्या मिलते हैं हमको, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। पहली बात खत्म, ठीक है, फंस गई दिमाग में। एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। नंबर दूसरा आ गया हमारा एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है हमें, अब किसके द्वारा कराना है, वो तीर के निशान के ऊपर लिख रहा है। तीर के निशान के ऊपर क्या लिख रहा है, KMnO4 लिख रहा है, और डैश करके KOH लिख रहा है। तो KMnO4 क्या है यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट है, और KOH क्या है यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये KMnO4 जो है ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये क्या है KOH, क्षार। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा अगर हम एल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण का चिन्ह लगा दो, चलो नीचे।
तो ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, पहले तो सोडियम का लवण मिलेगा, यानी कि इस अम्ल का सोडियम लवण मिलेगा। अम्ल जो होगा पार्ट उसमें क्या है, सॉरी सोडियम नहीं, पोटेशियम जुड़ जाता है, उसमें क्या जुड़ जाता है, पोटेशियम जुड़ जाता है। और फिर उसके बाद उसका अम्लीकरण करने पर क्या मिल जाता है आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है। रिएक्शन देखो एक बार गौर से, यहाँ पे OH है तो क्या है, ये अल्कोहल है। ऊपर हमने KMnO4 KOH लगाया तो RCOO मिला, यानी कि अम्ल का पोटेशियम लवण मिला। उसका हमने अम्ल द्वारा अपघटन कराया तो क्या मिला आपके लिए, RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला। क्या मिला आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बड़ी आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे, क्या याद कर पाएंगे कि एल्कोहल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल का पोटेशियम लवण बनता है और उसका अम्ल द्वारा अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ऐसे करके इसको लिख देते हैं और इस चीज को याद कर पाते हैं। RCH2OH, देखो ये रिएक्शन तो याद करना, रट्टा मारना होगा। आप हिंदी याद कर लो, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किसके द्वारा कराना है, KMnO4 और KOH के द्वारा कराना है और H2SO4 लगाना है। तो ये याद कर लो, बात खत्म। ठीक है, क्या KMnO4 KOH और H2SO4 और यहाँ पे पोटेशियम लवण बनेगा, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट बना दीजिए RCOOH। ठीक है, तो बात खत्म। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो आपको क्या मिले, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिले। एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे CH3CH2OH, ये क्या हो गया आपका, एथिल एल्कोहल। नाम बताने की जरूरत नहीं, समझता मैं आपको, क्या है ये, एथिल एल्कोहल है। और एथिल एल्कोहल का अगर हम क्या करते हैं, KMnO4 KOH के द्वारा अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको बनता है यहाँ पे एसिटिक अम्ल। क्या बनता है फिर यहाँ पे, एसिटिक अम्ल बन के तैयार होता है, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर आता है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर क्या होते हैं, पहले आपको ये समझना होगा। एस्टर होते हैं RCOO यानी कि जिसमें COO बीच में होता है और दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, एल्किल समूह लगे होते हैं, वे क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। और इनका क्या करना है आपको, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब ये नहीं कि जल मिला दो, उसमें जल के साथ साथ आपको उसमें अम्ल भी मिलाना होता है। तो इसमें हमने क्या मिला दिया है, H2SO4 मिला दिया है। क्या मिला दिया, H2SO4 के द्वारा, यानी कि H2SO4 अम्ल डाल करके उसका जल अपघटन कराते हैं। तो इसमें से एक R तो किसमें चला जाता है, COOH के साथ, और एक R किसके साथ चला जाता है, OH के साथ। तो क्या क्या बना, COOH जिनमें होता है वे अम्ल होते हैं और OH जिनमें होता है वे क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो एस्टरों का अगर जल अपघटन कराएं तो अम्ल बनता है कार्बोक्सिलिक, और क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। दोनों चीजें बनाने की विधियां दो जगह पे काम करेगी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहाँ पे। और ये क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, अल्कोहल। याद कर पाएंगे ना, RCOO R- और H2SO4, यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर RCOOH बनता है और R- बनता है। एक RCOOH के साथ एक ROH के साथ चला जाता है, एल्कोहल के साथ चला जाता है। लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ है, R की जगह एक की जगह CH3 लग रहा है, एक R- की जगह C2H5 लग रहा है। वही चीजें आगे जाके भी लगेंगी यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, जो चीजें यहाँ लगती है वही चीजें यहाँ पे लगती है। अब बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत दिन हो गए। CH3COO C2H5 प्लस H2SO4, यहाँ पे लिख रहा है CH3COOH और यहाँ पे लिख रहा है C2H5OH। तो क्या बना, यहाँ पे एसिटिक अम्ल बना। क्या नाम हुआ इसका, एसिटिक अम्ल। और इसका नाम क्या हुआ, एथिल एल्कोहल हो गया। इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल। ओके, ठीक है, तो ये याद कर पाएंगे कि एस्टर के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन H2SO4 अम्ल के द्वारा। एस्टर याद करिएगा RCOO R- और R और R- की जगह CH3 C2H5 लगाओ, उधर डायरेक्ट अम्ल बनाओ और एल्कोहल बनाओ, आपका काम खत्म। आगे आइए चौथे नंबर पे, अम्ल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। सबसे पहले आपको यही चीजें याद रखनी होंगी कि एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, अम्ल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। और दिमाग में ये कुछ बातें क्या हैं, हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेगी। तो अम्ल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, अम्ल हैलाइड क्या होते हैं, RCOCl, यानी R की जगह पर कोई भी क्या होगा, एल्किल समूह होगा, CO बीच में लगा होगा। यहाँ पे हैलाइड यानी कोई हेलोजन ClBr लगा होगा, लेकिन मुख्य रूप से हम लेके चल रहे हैं Cl लगा है। प्लस H2 हो गया, RCOCl प्लस H2O। जब इसका हम जल अपघटन कर देंगे, अपघटन किसके द्वारा कर देंगे हम, इसका अपघटन डायरेक्ट नहीं होता ना, किसके द्वारा होगा, HCl लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, HCl। तो जब इसका HCl द्वारा अपघटन करा देते हैं तो क्या बनता है, RCOOH बनता है और HCl इसमें से बाहर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है।
ठीक है। दो, अम्ल हैलाइडों का जल अपघटन RCOCl। R की जगह आप अपनी मर्जी से लगाओ, कुछ H लगा दोगे, H लगाएंगे तो फार्मिक अम्ल बनेगा, लेकिन HR नहीं होता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। R की जगह आप CH3 लगाओ, एसिटिक अम्ल का काम करेगा वो, ठीक है। तो RCOCl प्लस H2HCl लगाएंगे तो RCOOH बनेगा। तो चौथी विधि हो गई यहाँ पे अम्ल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। पांचवी विधि उधर लिखी हुई, उधर देखो, एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन द्वारा। अगर हमारे पास क्या है, एल्किल साइनाइड, जिनमें CN होता है, वे क्या कहलाते हैं, साइनाइड कहलाते हैं। और R को हम क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। तो RCN मिला के क्या हो गया, एल्किल साइनाइड हो गया। क्या हो गया, एल्किल साइनाइड हो गया। हो गया नहीं हो गया एल्किल साइनाइड, ठीक है। चलिए, एल्किल साइनाइड हो गया। तो एल्किल साइनाइड का हमें क्या करना है, यहाँ पे जल अपघटन करना है। तो जल अपघटन करो, एल्किल साइनाइड हो गया। अब इसका जल अपघटन यानी जल मिलाओ इसमें और HCl अम्ल डालिएगा। तो अम्ल डाल देंगे इसमें तो क्या होगा, RCOOH बनता है। डायरेक्ट आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जाके NH4Cl निकलता है। तो RCN प्लस 2H2O, HCl और RCOOH और NH4Cl एल्किल साइनाइड है। जल अपघटन कराओ HCl के द्वारा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे देखो नीचे आके R की जगह CH3 लगाया है तो CH3CN हो गया, प्लस क्या हो गया 2H2 हो गया और यहाँ पे HCl और यहाँ पे बना आपका CH3COOH और अमोनियम क्लोराइड क्या है यहाँ से अलग हो गया। इसे मेथिल साइनाइड कहते हैं। नाम आपको याद करना कोई दिक्कत नहीं है, मेथिल है और पीछे CN है, CN को साइनाइड कहते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एसिटिक अम्ल लिखेंगे। पेपर में याद रखिए कि बिना नाम के रिएक्शन नहीं लिख कर आए, नाम जरूर लिख के आए। यहाँ पे मैं तो बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर में क्या है, आपके लिए सही तरीके से लिखना है और पूरा नाम वगैरह लिखना है। तो ये थी इसके बनाने की विधियाँ, आप इसको क्या है समझ सकते हैं। एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से, एल्केनों के ऑक्सीकरण से, एस्टर के जल अपघटन से, अम्ल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा और एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन द्वारा हम क्या बना सकते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियाँ होती हैं। अभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के गुणधर्मों की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं गुणधर्म जो बात कर रहा हूँ वो गुणधर्म है। देखो पहली बात तो ये है कि ये है एक अम्ल और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक तो देखो C है और इसमें डबल बॉन्ड करके O है और इधर क्या है O है और इधर क्या है H है, ऐसे करके ही तो होता है COOH। इसमें तीन चीजें हैं, एक तो ये H है, ये अलग हो सकता है तो H प्लस आयन देगा, जिसके कारण ये कौन सा गुण दिखाएगा, अम्ल वाला गुण दिखा सकता है, अम्ल वाले गुण दिखाएगा। अगर पूरा OH अलग होगा तो एक अलग गुण दिखाएगा, यानी कि OH समूह के कारण अभिक्रिया दिखाएगा। एक इसमें कार्बोनिल ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन का ये वाला अलग वो दिखाएगा। और इसमें एक क्या लगा हुआ है R, तो क्या दिखाएगा, एल्किल समूह की अभिक्रिया दिखाएगा। तो कई सारी तरीके की अभिक्रिया दिखाता है। तो काफी बड़ी अभिक्रिया है, काफी ज्यादा अभिक्रियाएं हैं। हम केवल यहाँ कुछ मुख्य अभिक्रियाओं की बात करेंगे, क्योंकि बाकी जो अभिक्रियाएं हैं हम उन्हें एक स्पेशल एक वीडियो में क्या है कंटेंट करेंगे, ठीक है। फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। चलो यहाँ पे अभी हम जो है इनका जो है क्या दिखा रहे हैं, अम्लों के गुणधर्म दिखा रहे हैं। और पहली प्रवृत्ति में दिखा रहा हूँ यहाँ पे अम्लीय प्रवृत्ति, जिसमें क्या होती है, हाइड्रोजन अलग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन अलग होती है, ठीक है। डिस्टरबेंस आ रहा होगा वीडियो में, ठीक है, डिस्टरबेंस आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही होगी पूरी। HCOOH यानी प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया। हम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अम्लीय गुण की, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है अम्ल का गुण दिखाते हैं। और अम्ल का गुण दिखाने वाले यानी अम्ल जो होते हैं वे धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो सेम टू सेम ये वाले अम्ल भी क्या करते हैं, वैसे ही इनसे क्रिया करेंगे और क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, समझ गए। तो HCOOH है, ये क्या है आपका फार्मिक अम्ल है। और फार्मिक अम्ल जो होता है सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम फार्मेट बनाता है। क्या बनाएगा, सोडियम फार्मेट। ये एक लवण है और क्या निकलती है इसमें से, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कौन देते हैं, अम्ल देते हैं, इसलिए क्या है, ये एक अम्ल है। नंबर दूसरा आता है क्षारों से क्रिया। अगर ये क्षारों से क्रिया करता है तो क्या है, आप जानते हैं अम्ल क्षारों से क्रिया अगर करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं ना। तो सेम टू सेम वैसे ही HCOOH लिया है, ये फार्मिक अम्ल है आपका, क्या है, फार्मिक अम्ल, पहला सदस्य है इसका, ठीक है, फार्मिक अम्ल। और ये क्या है आपका, कास्टिक क्षार है यानी कास्टिक सोडा है।
और कास्टिक सोडा जो होता है इससे क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो HCOOH और NaOH दोनों क्रिया करेंगे तो इसका हाइड्रोजन जो है और इसका ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों मिलके जल बन के बाहर निकलता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम फार्मेट बन जाता है। क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। तो आप याद रखिए क्या बनेगा, लवण बनेगा, सोडियम फार्मेट और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं इसका क्या दिखा रही थी, अम्लीय गुण दिखा रही थी। अब आ जाते हैं वैसी अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी वाली, OH समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलो OH समूह के कारण जो अभिक्रियाएं हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पहले हम दिखा रहे हैं एल्कोहल से क्रिया। OH समूह के कारण की अभिक्रिया में एल्कोहल से अभिक्रिया दिखा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देख लो और आपको पता चल जाएगा ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और ये क्या है आपका एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल। उधर क्या बनना है, एस्टर बनना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप याद क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। याद तो कर लेंगे ना इतना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा CH3COOH, ये जो मैंने लिखा, ये जो मैंने लगाया हुआ था ना, ये क्या है, कुछ समझाने को लगाया था। तो यहाँ पे हो गया पहला CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल हो गया। ये C2H5OH थोड़ा उल्टा लिखा है, उसका कारण मैं बताऊंगा। C2H5OH क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है और दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी मात्रा में H2SO4 भी डालना पड़ता है जो कि किसकी तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब इसको मैंने उल्टा क्यों लिखा, उल्टा इसलिए लिखा क्योंकि ये इतना जो पार्ट है ये वाला कौन सा, ये OH और ये वाला H एक ये और ये O दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, H2O बन करके इसमें से बाहर निकल जाते हैं और बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, एक साथ कॉम्बिनेट हो जाती हैं और H2O इसमें से बाहर हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए। तो ये क्या होता है, एस्टरीकरण। और इस क्रिया का नाम जो होता है वो होता है एस्टरीकरण। और एस्टरीकरण में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टरों की जो गंध होती है वो कैसी होती है, मधुर होती है। इनका फ्लेवर कैसा होता है, मधुर होता है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर होता है। ठीक है, और जैसे क्या होता है, मैंगो फ्लेवर होता है। यानी फ्रूट्स जो फ्लेवर होते हैं वे कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं, उसमें फ्रूट का कोई साल्ट वगैरह नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो फ्लेवर ऐसे ही बनते हैं कि इन दोनों को करो तो फ्लेवर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत करने वाली बात नहीं है। तो एस्टरों की गंध मधुर होती है, फलों जैसी गंध आती है इसमें से। ठीक है, नंबर अगला आता है PCl3 से क्रिया। किससे क्रिया, PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया कराएं इसकी। तो देखो जहां भी OH समूह की क्रिया होती है ना तो वहां पे OH समूह उसमें से हट जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज लग जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, OH समूह की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो PCl3 से क्रिया कराएंगे तो वहां पे Cl लग जाएगा, OH हट जाएगा, इसीलिए OH समूह की क्रिया है ये। देखो जैसे CH3COOH हो गया, क्या हो गया, CH3COOH में OH कौन सा है, ये है। अब इस OH की जगह पे ये OH चला जाएगा यहाँ से और कौन लग जाएगा, इसमें से एक क्लोरीन लग जाएगा। देखो उधर, तो CH3COOH प्लस PCl3 और हटने के बाद क्या बन गया, CH3COCl। हट गया ना OH और उसकी जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया। देखो आ गया, और इधर क्या बन गया, H3PO3 बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं, इसे कहते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइएगा PCl5 से क्रिया। वही चीज है, PCl3 से कराएंगे फिर भी OH हटेगा और PCl5 से कराएंगे फिर भी OH हटेगा। तो PCl5 से कराओ, जब PCl5 से कराएंगे तो CH3COOH हो गया। ये OH समूह है, ये यहाँ से हटेगा, OH समूह यहाँ से हटेगा, इसकी जगह क्या लगेगा, क्लोरीन। तो CH3COCl लगा, OH की जगह क्या लग गया, CH3COCl, वही एसिटिल क्लोराइड बनेगा। अंतर इतना है, वहाँ H3PO3 बनाता है, यहाँ POCl3 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बनेगा। ये थी इसकी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं। अभी और लिखते हैं, कुछ मुख्य अभिक्रियाएं अभी और हैं, जैसे निर्जलीकरण है। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्जलीकरण करते हैं और वो निर्जलीकरण हम किसके द्वारा कर रहे हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड द्वारा अगर हम इसका निर्जलीकरण करें तो ये जल के दो अणुओं को क्या है, निकाल देता है। और यहाँ पर
हमने दिखाया है कि एसिटिक अम्ल है और इसका हम क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण। आप जानते हैं निर्जलीकरण, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, निर्जलीकरण यानी निर्जल होना, यानी कि जल की कमी होना, जल बाहर निकल जाना, निर्जलीकरण है। तो निर्जलीकरण हो रहा है, तो निर्जलीकरण में क्या है, CH3COOH है, क्या हो गया, एसिटिक अम्ल है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लगाया है और इधर क्या लिख रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी CH3CO का होल ट्वाइस है और O है और जल इसमें से बाहर हो गया है, ठीक है, और इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब एक बात याद रखिए कि यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे कि अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड द्वारा निर्जलीकरण कराते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं, यानी एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। और अगर यहाँ पर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल का अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड द्वारा निर्जलीकरण कराया जाए तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं, ऐसा आप लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, आप इसके सूत्र को याद कर लें, नोट कर लें, ये एसिटिक अम्ल हो गया। अब आ जाती हैं कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। आप कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं इनके चक्करों मत पड़ो, लेकिन हाँ ये है कि ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं हैं और नीचे वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो संपूर्ण कार्बोनिल समूह की है। यहाँ से तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया में आपने लिखा अपचयन, ठीक है, आप देख रहे हैं अपचयन। और अपचयन में क्या है, पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये छोटे, ये वाले जो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं ये छोटे, जैसे हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, निकेल लगा देते हैं, पैलेडियम लगा देते हैं, ठीक है, इनके द्वारा निकेल पैलेडियम और ये छोटी मोटे जो अपचायक जो होते हैं, निकेल पैलेडियम वगैरह होते हैं, इनके द्वारा क्या है, ये अपचयित नहीं होते। अपचयन का मतलब इनमें हाइड्रोजन का योग नहीं होता है, किसके द्वारा, निकेल के द्वारा, पैलेडियम के द्वारा, इन चीजों के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये होते हैं तो किसके द्वारा, ये होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। इनका जो अपचयन है वो किसके द्वारा संभव है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारे पास और अगर हम इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। RCOOH लिखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऊपर है, इधर RCH2OH जो क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। ऐसी बातों को तो फिट कर लीजिए दिमाग में कि जहां RCH2OH लिखा है वो है एल्कोहल, और वो भी कौन सा, प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसका रियल एग्जांपल, R की जगह CH3 लगाया तो CH3COOH, तो उधर भी CH3 लगा देंगे R की जगह, तो R की जगह CH3 लगाया तो CH3CH2OH क्या बन गया, दो कार्बन है, दो कार्बन की वजह से एथिल एल्कोहल। और इधर क्या है, CH3COOH, इसका नाम आपको पता है ना, क्या है, एसिटिक अम्ल है, क्या है, एसिटिक अम्ल, इसको तो भूलना ही नहीं है। तो ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा एसिटिक अम्ल का अगर आप अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होती है आपको, एथिल एल्कोहल, अर्थात इसमें हम हाइड्रोजन का योग करा रहे हैं, ठीक है। नीचे एक और अभिक्रिया आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, कई बार पूछी गई है, ये है सिमिट अभिक्रिया। क्या है, सिमिट अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, मैंने पहले ही कह दिया है, सिमिट अभिक्रिया पर कई बार टिप्पणी कराई गई है। और ये जो अभिक्रिया है सिमिट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्या होती है, एक तो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होती है, हाइड्रेजोइक अम्ल के साथ होती है, हाइड्रेजोइक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, HN3 होता है, क्या होता है, HN3। तो इसको HN3 होता है, ऐसे गलती से NH3 मत समझ लेना कि मैंने गलती कर दी, है ना, गलती कर दी तो आप समझिए कि नहीं NH3 होगा, HN3 है, ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तव में हाइड्रोजोइक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, HN3 होता है, और NH3 समझने की से गलती ना करें, ठीक है। तो HN3 से अभिक्रिया, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हाइड्रोजोइक अम्ल HN3 से अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। कंपोनेंट देख लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया RCOOH, HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल, H2SO4, यहाँ प्राथमिक एमीन, यहाँ CO2 और N2 इसमें से बाहर निकल गया, यही अभिक्रिया क्या है, आपकी सिमिट अभिक्रिया है। नीचे रियल एग्जाम्पल है, CH3COOH, यहाँ HN3 लिखा हुआ है, H2SO4 है,
इधर क्या बन चुकी है, CH3NH2 बन चुकी है। R की जगह पे CH3 लगाया तो CH3NH2 बनेगी ना, और इसका नाम हो गया, CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैथिल, और NH2 को क्या कहते हैं, एमीन। तो ये बन गया मैथिल एमीन। तो क्या बनती है, मैथिल एमीन बनती है। ये वाली अभिक्रिया सबके लिए मान्य होती है, और ये अभिक्रिया में क्या होता है, R की जगह पर आप एक स्पेशल एल्किल समूह लगा देते हैं, और वो वास्तव में आपके लिए क्या है, दिखाती है, ऐसा होता है। नीचे आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका क्या है, आपका कैल्शियम लवण है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, कैल्शियम लवण, और उसका हम कर रहे हैं शुष्क आसवन। और जब हम उसका शुष्क आसवन कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमें देखना है। तो कैल्शियम लवण RCOO का होल ट्वाइज Ca, RCOO का होल ट्वाइज Ca, ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है। और इनका हम क्या कर रहे हैं, शुष्क आसवन कर रहे हैं। शुष्क आसवन करने पर याद रखिए क्या प्राप्त होते हैं, इधर लिखे देता हूं, कीटोन प्राप्त होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने पर क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लिख रहा है CH3COO का होल ट्वाइज और Ca, और इसका अगर हमने जब क्या किया है, शुष्क आसवन किया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कीटोन बनेगा। और R की जगह पर यहाँ पर आपने क्या लिया है, CH3, तो क्या बनेगा, CH3CO CH3 बनेगा। और CH3CO CH3 क्या होता है, याद करो, ये कीटोन होता है, वो एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन। तो एसीटोन बनाने की विधि मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन विधि क्या है उसकी, यही है कि अगर आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कर दें तो क्या मिलेगा, एसीटोन बनेगा। यानी कि आप क्या करेंगे, इसका अगर शुष्क आसवन करते हैं तो आप बना सकते हैं क्या, एसीटोन। और इस तरीके से क्या है, आप इन गुणधर्मों को याद रख पाएंगे। ये थे इसके मुख्य गुणधर्म। बाकी चीज़ें क्या है, आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, मॉडल और अन्य स्रोतों से भी क्या है, अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं, लेकिन यह क्या है, काफ़ी पर्याप्त है।